नमस्कार साथियों, मैं यशपाल सिंह बघेल एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम योद्धा 2020 में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे। हिस्ट्री में दोस्तों हमने लास्ट चैप्टर में लास्ट जो लेक्चर था उसमें दोस्तों क्या कराया था? लास्ट में दोस्तों हमने कराया था पाल वंश हो गया था, सेन वंश हो गया था। यानी हमने पहले कराया था, इससे पिछले लेक्चर में राष्ट्रकूट वंश से स्टार्ट किया था और सेन वंश तक करा दिया था। इसे दोस्तों आज आगे कराएंगे। आज कराएंगे दोस्तों हम राजपूत वंश। कौन सा दोस्तों? राजपूत वंश कराएंगे। राजपूत वंश में भी दोस्तों कई वंश हैं, उनको नंबर बाई नंबर एक एक करके हम सब आपको कराएंगे। जो भी एग्जाम में पूछा जाता है, ज्यादा पॉइंट नहीं लिए दोस्तों, हमने वही पॉइंट लिए हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं या दोस्तों पूछे जा सकते हैं। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और दोस्तों इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो को दोस्तों अंत तक देखें। चलिए दोस्तों चलते हैं, बात करेंगे दोस्तों राजपूत वंश के बारे में। राजपूत वंश, राजपूत वंश की दोस्तों अगर बात करें तो राजपूत वंश जो है वो कई छोटे छोटे वंशों में बटा हुआ है। तो सबसे पहला वंश अगर इसमें दोस्तों बात करें तो सबसे पहला वंश आता है दोस्तों गहड़वाल वंश। कौन सा दोस्तों? गहड़वाल वंश। गहड़वाल वंश बात करेंगे दोस्तों हम गहड़वाल वंश के बारे में, है ना। तो गहड़वाल वंश के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले दोस्तों हमने हर लेक्चर में आपको बताया, जब भी हम कोई वंश पढ़ाते हैं तो उसमें सबसे पहले संस्थापक के बारे में बात करते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं संस्थापक के बारे में। संस्थापक, अगर दोस्तों इसके संस्थापक की बात करें तो संस्थापक कौन है दोस्तों? चंद्रदेव इसके संस्थापक हैं, है ना। चंद्रदेव। चंद्रदेव इसके संस्थापक है। और दोस्तों टाइम पीरियड की बात करें तो इनका टाइम पीरियड है 1080 से 1085 एडी। 1080 से 1080 एडी से 1085 एडी, ठीक है। और दोस्तों ये पहली वीडियो है जो एग्जाम योद्धा 2020 टी शर्ट के साथ है, तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि ये टी शर्ट आपको कैसी लगी और वीडियो के बारे में भी बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, है ना। कमेंट करके अवश्य बताएंगे। चलिए तो दोस्तों अगर बात करें चंद्रदेव के बारे में, है ना, चंद्रदेव के बारे में बात करें, संस्थापक हैं और राष्ट्रकूट शासक थे। एक राष्ट्रकूट शासक जो पिछले लेक्चर में कराया है, एक राष्ट्रकूट शासक थे जिनका नाम था दोस्तों गोविंद, है ना। तो गोविंद को हरा करके इन्होंने क्या किया दोस्तों? गहड़वाल वंश की स्थापना की थी, है ना। चलिए तो बात कर लेते हैं किसके? चंद्रदेव के बारे में। तो इन्होंने राष्ट्रकूट शासक, इन्होंने दोस्तों क्या किया? राष्ट्रकूट जो शासक थे, राष्ट्रकूट शासक। अगर दोस्तों आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। चलिए तो इन्होंने राष्ट्रकूट शासक, क्या नाम था उनका? गोविंद। राष्ट्रकूट शासक गोविंद को हराकर, गोविंद को हराकर गहड़वाल वंश की स्थापना की। गहड़वाल वंश की स्थापना की, है ना। चलिए आगे इनके बारे में बात करें दोस्तों, तो इनकी राजधानी के बारे में बात करते हैं। तो राजधानी इनकी कन्नौज थी। राजधानी कन्नौज थी, है ना। कन्नौज कहां पर है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में है। और जहां की सांसद कौन है? डिंपल यादव, है ना, वाइफ ऑफ अखिलेश यादव, एक्स सीएम उत्तर प्रदेश, ठीक है। यानी ये पूर्व मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव, उनकी पत्नी है यहाँ की सांसद, ठीक है। चलिए ठीक है, बात करते हैं आगे। अगर बात करें दोस्तों मुसलमानों से इन्होंने एक कर लिया था। इन्होंने क्या किया था? जो मुस्लिम थे उनसे एक कर लिया था, इसका नाम था दोस्तों तुरुस्क दंड, है ना। तो बात करेंगे इन्होंने मुसलमानों से, है ना, मुसलमानों से तुरुस्क दंड क्या है दोस्तों? ये तुरुस्क दंड नामक कर वसूल किया, है ना। इन्होंने मुसलमानों से तुरुस्क दंड, इसको अंडरलाइन कर लेंगे, एग्जाम में पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है ना।
तो मुसलमानों से तुरुष्क दंड नामक कर वसूल किया। चलिए आगे बात करते हैं। आगे दोस्तों अगर बात करें तो इसके बाद दोस्तों इस चंद्रदेव में इतना ही है जो संस्थापक थे, है ना। हम वही पॉइंट ले रहे हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं ना, ज्यादा हम लिखवा नहीं रहे। ठीक है, ऐसा नहीं कि चंद्रदेव के बारे में पूरा ही कर दिया है ना, तो ऐसा नहीं होगा, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। तो अगले शासक के बारे में अगर बात करें तो अगले शासक थे दोस्तों गोविंद चंद्र। कौन थे दोस्तों? गोविंद चंद्र। गोविंद चंद्र। चलिए गोविंद चंद्र गहड़वाल वंश में दूसरे शासक कौन हुए दोस्तों? गोविंद चंद्र। गोविंद चंद्र की दोस्तों अगर बात करें तो इस वंश का ये महानतम शासक था, है ना। इस वंश का महानतम शासक कौन था दोस्तों? महानतम शासक गोविंद चंद्र, है ना। इस वंश का किस वाले वंश का? गहड़वाल वंश का। और गहड़वाल वंश किसके अंडर है दोस्तों? राजपूत वंश के, है ना। महानतम शासक था, महानतम शासक था, है ना। चलिए आगे बात करते हैं किसके बारे में? गोविंद चंद्र के बारे में। अगर आगे बात किया दोस्तों, इनका एक मंत्री था, इसका नाम था लक्ष्मीधर। इनका एक मंत्री था, क्या नाम था उसका? लक्ष्मीधर। लक्ष्मीधर की अगर बात करें दोस्तों तो इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की है। इन्होंने क्या है? एक ग्रंथ लिखा है ना, ग्रंथ। अगर ग्रंथ की बात करें तो ग्रंथ का क्या नाम है दोस्तों? ग्रंथ का नाम है कृत्य कल्पत्रु। क्या है दोस्तों? कृत्य कल्पत्रु, है ना। ये आधा ला है ना, कल्पत्रु। चलिए दोस्तों अगर गोविंद चंद्र की बात करें तो इस वंश का ये महानतम शासक था। मंत्री लक्ष्मीधर थे इनके, है ना। लक्ष्मीधर की बात करें तो इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की है। इस ग्रंथ का क्या नाम है? कृत्य कल्पत्रु इस ग्रंथ का नाम है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आई होप आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए ओके दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे आप शेयर करेंगे अपने दोस्तों को। ठीक है, और आप चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि दोस्तों सब्सक्राइबर हमारे बहुत ही कम हैं। तो आप जो है, आपकी जिम्मेदारी है। हमारा काम है दोस्तों वीडियो बनाना, आपका काम है दोस्तों शेयर करना। तो आप जो है इसको थोड़ा हमारी मेहनत को आगे तक बढ़ाएं। ठीक है, जो भी आपके दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, आप उनके पास इस वीडियो को भेजें जो भी कंपटीशन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें जयचंद। जयचंद के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। जयचंद का आपने काफी नाम सुना होगा, है ना, इतिहास में। जयचंद से कुछ याद आया होगा, मोहम्मद गौरी वगैरह हमने पहले पढ़ाए थे, है ना। नहीं पढ़ाए तो आगे पढ़ाएंगे, अभी आए नहीं ना। चलिए आगे आ जाएंगे, इसमें आएंगे, मेडिवल हिस्ट्री में आएंगे, और प्रथम आक्रमण जो हुआ था, प्रथम अरब आक्रमण जो हुआ था उसमें भी आएंगे, है ना। वहीं से शुरुआत होती है इसकी। चलिए मोहम्मद गौरी के समय पर जयचंद की दोस्तों अगर बात करें, तो गहड़वाल वंश का ये अंतिम शासक था, है ना। गहड़वाल वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? ये गहड़वाल वंश का अंतिम शासक था, है ना। गहड़वाल क्या था दोस्तों? ये गहड़वाल। आप दोस्तों थोड़ा ध्यान दिया करें ना, लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो जाती है ना। गहड़वाल ये क्या था दोस्तों? गहड़वाल वंश का अंतिम शासक कौन था? जयचंद। ठीक है, जयचंद के बारे में अगर दोस्तों बात करें तो इनकी एक लड़की थी जिसका नाम क्या था दोस्तों? संयोगिता। अगर जयचंद की बात करें तो जयचंद जो है 1170 ईडी में क्या था? राजगद्दी पर बैठा था, है ना। 1170 कितना दोस्तों? 1170 ईडी, 1170 ईडी में गद्दी पर बैठा। ठीक है, अगर बात करें तो इनकी एक पुत्री थी, है ना। पुत्री थी, क्या नाम था इसका? पुत्री संयोगिता थी। संयोगिता का दोस्तों, संयोगिता की बात करें तो संयोगिता का स्वयंवर चल रहा था, है ना। संयोगिता का क्या था? स्वयंवर चल रहा था। और पृथ्वीराज चौहान, उसके बारे में थोड़ी देर में आप पढ़ेंगे, मैं पढ़ाने वाला हूं इसी लेक्चर में। तो क्या किया था?
पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता का अपहरण कर लिया था, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे। ठीक है, तो इसने क्या किया था, संयोगिता का अपहरण कर लिया था, और वहीं से दोस्तों क्या होता है, जयचंद में और पृथ्वीराज चौहान में क्या होता है, शत्रुता बहुत गहरी बन जाती है ना। तो आगे चल के क्या करता है ये, इसको हराने में, यानी पृथ्वीराज चौहान को हराने में काफी बड़ा हाथ रहता है किसका, जयचंद का, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। तो पुत्री संयोगिता, इसकी एक पुत्री थी, इसका नाम था संयोगिता, पुत्री संयोगिता थी, पुत्री संयोगिता थी, जिसको क्या किया था, जिसको पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया दोस्तों, अपहरण कर लिया था। किसने, पृथ्वीराज चौहान ने अपहरण कर लिया था, जिसका पृथ्वीराज चौहान, है ना, पृथ्वीराज चौहान ने अपहरण कर लिया। क्या था दोस्तों, इसका स्वयंवर चल रहा था संयुक्ता का, और वहां से इसने अपहरण कर लिया, किसने, पृथ्वीराज चौहान ने। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे अगर दोस्तों बात करें तो इसका एक पुत्र भी था, इसका नाम था हरिश्चंद्र। इसका किसका पुत्र था, जयचंद का पुत्र था हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र की दोस्तों अगर बात करें तो ये क्या था दोस्तों, ये मोहम्मद गोरी का क्या था, मोहम्मद गोरी के अधीन शासन करता था, है ना। मोहम्मद गोरी ने एक प्रतिनिधि बना दिया था इसे, और ये मोहम्मद गोरी के लिए शासन करता था, है ना, उसके अधीन रहता था। तो हरिश्चंद्र की बात करें तो ये मोहम्मद गोरी के अधीन शासन करता था, है, इतना ध्यान रखेंगे इसको। ये खुद एक राजा नहीं था, ये क्या है, मोहम्मद गोरी के अधीन शासन करता था। इसीलिए गहड़ावाल वंश का जो अंतिम शासक किसे बताया गया दोस्तों, जयचंद को बताया गया है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे दोस्तों अगर बात करें तो 1193-94 का एक युद्ध था, है ना, 1193-94 में हुआ था, इरडी में हुआ था। और वो कौन सा युद्ध माना जाता है दोस्तों, चंदावर का युद्ध माना जाता है। वो कौन सा, 1193-94 के चंदावर के युद्ध में, चंदावर के युद्ध में। अगर इस युद्ध की बात करें तो ये चंदावर का युद्ध था, और किस किस के बीच में हुआ था दोस्तों, ये जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था, है ना। इसमें क्या होता है दोस्तों, जयचंद की हार हो जाती है, और मोहम्मद गोरी क्या करता है, जयचंद की हत्या कर देता है। ठीक है, चलिए, तो 1194 एडी में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी जयचंद को हरा देता है ना। जयचंद को हरा देता है, यानी हराकर इसकी हत्या करता है, हराकर इसकी हत्या कर देता है। ठीक है, क्या क्या किया, पहले इसको हराया, फिर इसकी हत्या कर दी। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे दोस्तों अगर बात करें तो इसका एक दरबारी कवि था, जिसका नाम क्या था, लक्ष्मीधर, और दूसरा क्या था, श्रीहर्ष। ठीक है, यहां जगह नहीं है, अगर हो जाए तो मैं करके देखता हूं, है ना। दरबारी कवि, चलिए यहां हो नहीं पाएगा, है ना, ऊपर ही कर देता हूं। ऊपर दोस्तों अगर बात करें जयचंद के बारे में, है ना, लिख लिया होगा ये ऊपर आपने। ठीक है, चलिए इनके अगर दरबारी कवि की बात करें, दरबारी कवि, की बात करें तो इनके दरबारी कवि दोस्तों एक तो लक्ष्मीधर थे, ये लक्ष्मी है ना, लक्ष्मीधर। दूसरी अगर बात करें तो कौन से, दूसरे तो दोस्तों श्रीहर्ष, दूसरे थे श्रीहर्ष, है ना। श्रीहर्ष की बात करें तो इन्होंने एक रचना लिखी थी, जिसका नाम क्या था दोस्तों, नैषध चरित्र। क्या है इनकी रचना, इनकी एक रचना है, है ना,
जिसका नाम क्या है दोस्तों, नैषध चरित है ना, नैषध चरित। ये दोस्तों आपका यहाँ पर क्या होता है, ये कंप्लीट होता है आपका गढ़वाल वंश है ना। इसके बाद दोस्तों अगले वंश की बात करेंगे, चौहान वंश। ये इतना ही दोस्तों, इसमें हमने इतना ही लिखवाया जितना एग्जाम में पूछा जाता है या अब तक पूछा गया है। ठीक, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने गढ़वाल वंश लिया और पूरा लिखवा दिया। अगर एक एक वंश की बात करें तो एक एक वंश में कम से कम दोस्तों 10-10 पेज लिख जाएगा लिखवाने को तो, है ना। लेकिन हम केवल उतना ही पढ़ेंगे जितना एग्जाम में पूछा जाता है और अब तक पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करेंगे दोस्तों हम चौहान वंश की। ठीक है, वो किसमें है, राजपूत वंश में ही है, दूसरा वंश है। चलिए इसमें अगर आगे बात करें तो इसमें आएगा दोस्तों चौहान वंश। जैसे दोस्तों मैं नोट्स बनवा रहा हूं ऐसे एज इट इज आपको लिखना है, नोट्स बन के तैयार हो जाएगा आपका बहुत अच्छा। ठीक है, और एग्जाम में ये एग्जाम के टाइम पर काफी आपको काम आने वाला है। जब आप दोस्तों एग्जाम दे के आएंगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ वाकई जो है कंटेंट अच्छा था और इसमें से क्वेश्चन जो है आए हैं, है ना। किसी भी आप यूट्यूब चैनल से आप मिला सकते हैं कंटेंट को, कंटेंट में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। ठीक है, और इससे बेस्ट कंटेंट आपको जो है और भी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, लेकिन इस टाइप से नहीं मिलेगा। क्या होता है आजकल का ट्रेंड क्या चल रहा है, पीडीएफ लेके आए, ऐसे साइड में पीडीएफ होगा, पढ़ पढ़ के करा दिया, जल्दी जल्दी फटाफट करा दिया। ना तो आप उसमें से नोट्स बनाते, कभी पीडीएफ लिया, डाउनलोड किया, फोल्डर बना के रख लिया, है ना। उसको फिर ना तो आप प्रिंट आउट करवाते, ना ही आप उसको रिटर्न में करते। ठीक है, तो उससे क्या है दोस्तों, हो नहीं पाता क्लियर, है ना। हमें पढ़ तो लेते हैं लेकिन हम वीडियो देख रहे होते हैं, उस टाइम समझ में आता है, लेकिन बाद में ना तो हम उस पीडीएफ को रिटर्न में करते, है ना। और पीडीएफ करके बहुत सारी पीडीएफ एक साथ हो जाती हैं, तो फिर उनमें जो है एग्जाम के टाइम पर कुछ समझ में नहीं आता, है ना। इसमें क्या होता है कि पेज बाई पेज अगर नोट्स में लिख लेते हैं तो एग्जाम के टाइम पे आराम से कर लो, उसे जल्दी जल्दी अपनी हैंड राइटिंग में बहुत जल्दी याद होता है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा कि जो है आप इसे जो है लिखा करें, है ना, इसको नोट्स अपने हाथ से बनाया करें। चलिए तो चौहान वंश के बारे में बात करते हैं। चौहान वंश की अगर बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे इसके संस्थापक के बारे में, है ना। संस्थापक बात करें चौहान वंश के बारे में, संस्थापक दोस्तों वासुदेव, संस्थापक थे इनके वासुदेव। ठीक है, वासुदेव संस्थापक थे और ये कहां थे दोस्तों, अजमेर के निकट साकंबरी नामक जगह है, वहां पर ये इन्होंने स्थापना की थी चौहान वंश की, अजमेर के पास, है ना। अजमेर के पास क्या है, साकंबरी। साकंबरी के निकट इन्होंने क्या किया था, स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी, चौहान वंश की। ठीक है, अगर इसमें आगे बात करें तो इनकी राजधानी जो थी दोस्तों अहिछत्र थी। राजधानी क्या थी इनकी, अहिछत्र। चलिए राजधानी की बात कर लेते हैं इनकी। तो अहिछत्र इनकी राजधानी थी। किनकी राजधानी थी, चौहान वंश की। और चौहान वंश में किसकी, वासुदेव की। अहिछत्र क्या है दोस्तों, अहिछत्र। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो इससे अगले जो शासक हैं चौहान वंश में, अगले शासक की अगर बात करें तो वो है दोस्तों वाकपतिराज प्रथम। क्या है वो, वाकपतिराज प्रथम। वाकपतिराज प्रथम। ठीक है, चलिए वाकपतिराज प्रथम की बात कर लेते हैं। वाकपत राज प्रथम की अगर बात करें तो दोस्तों ये क्या है, चौहान वंश के पूर्ण स्वतंत्र शासक माने जाते हैं ना। माने क्या जाते हैं, ये वाकपत राज जो थे ये चौहान वंश के प्रथम पूर्ण शासक थे, है ना, स्वतंत्र जिन्हें बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो लिखते हैं इसमें चौहान वंश के प्रथम स्वतंत्र शासक, है ना, प्रथम पूर्ण स्वतंत्र शासक, जिन पर मतलब किसी का प्रभुत्व नहीं था, ये किसी के अधीन नहीं थे। ठीक है, प्रथम पूर्ण स्वतंत्र शासक, स्वतंत्र शासक, ये कौन थे दोस्तों, वाकपत राज। एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, और आप
याद कर लेंगे, इसे करके आएंगे ना कि चौहान वंश के प्रथम पूर्ण स्वतंत्र शासक कौन थे। तो कौन थे दोस्तों? वाकपति राज। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे अगर बात करें दोस्तों अजय राज की बात करेंगे। अगले शासक कौन है इसमें? अजय राज। अजय राज, अजय राज की दोस्तों अगर बात करें तो अजय राज ने अजमेर नगर की स्थापना की थी। किसने की थी? अजमेर नगर की स्थापना तो अजय राज ने। अजय से अजमेर है ना, आप याद कर लेंगे। अजमेर जो नगर था, अजमेर, ठीक है, अजमेर नगर की स्थापना की, अजमेर नगर की स्थापना की। अजमेर में क्या है दोस्तों? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है ना, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की क्या है इसमें? दरगाह है। और इससे थोड़ा सा आगे चलेंगे तो पुष्कर मंदिर मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे दोस्तों बात करेंगे विग्रहराज तृतीय की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? विग्रहराज तृतीय की। अगले शासक हैं कौन है? विग्रह राज तृतीय। चलिए विग्रहराज तृतीय की बात करें दोस्तों तो इन्होंने क्या किया था? एक रचना है उसका इन्होंने जो लिखी है ना, रचना है इनकी एक, विग्रहराज तृतीय। रचना की बात करें तो वो रचना कौन सी है दोस्तों? हरिकेली नामक एक नाटक है ना। इन्होंने रचना की है, किसकी रचना की है? हरकेली नाम का एक नाटक है, उसकी इन्होंने रचना की है ना। दरबारी कवि की बात कर लेते हैं। इनके जो दरबारी कवि थे, दरबारी कवि की बात करें तो काफी जो है इनके जो है चर्चित दरबारी कवि, इनका नाम है सोमदेव, है ना। क्या है दोस्तों इनके दरबारी कवि? सोमदेव। सोमदेव इनके दरबारी कवि हैं। दरबारी कवि की रचना की अगर बात करिए, रचना, दरबारी कवि की एक रचना है, यानी एक ग्रंथ लिखा है इन्होंने। कौन सा ग्रंथ लिखा है? ललित संग्रह। ललित संग्रह इन्होंने एक ग्रंथ लिखा है, ललित संग्रह। इन्होंने क्या है? विग्रहराज तृतीय में क्या है? इन्होंने एक रचना लिखी जिसका नाम है हरकेली नाटक है। हरकेली नाटक है ना। क्या है दोस्तों? हरकेली नाटक है। और इनके दरबारी कवि कौन है? सोमदेव है। सोमदेव ने क्या किया है दोस्तों? ललित संग्रह नामक जो ग्रंथ है उसकी रचना की है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे अगर दोस्तों बात करें तो इसकी बात करेंगे विग्रहराज चतुर्थ के बारे में बात करेंगे। काफी इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है विग्रहराज चतुर्थ के बारे में। अब क्या इंपोर्टेंट है इसमें, ये आपको बताया जाएगा। दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ की अगर बात करें, विग्रहराज चतुर्थ, ठीक है, पहले मैं नाम लिख लेता हूं, उसके बारे में बताता हूं। इनकी एक स्टोरी है बहुत ही अच्छी। तो क्या है? विग्रहराज चतुर्थ, विग्रहराज चतुर्थ। दोस्तों इन्होंने एक संस्कृत विद्यालय था, इन्होंने क्या था? एक संस्कृत का विद्यालय था, उसकी स्थापना की थी, है ना। संस्कृत के विद्यालय की स्थापना की थी। और क्या होता है दोस्तों, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, नहीं, गुलाम वंश का जो प्रथम शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने क्या किया था? इसको यानी संस्कृत विद्यालय को तोड़वा करके क्या किया था? यानी एक मस्जिद का निर्माण करवा दिया था। इसका नाम था अढ़ाई दिन का झोपड़ा। आपने काफी सुना होगा, ये अजमेर में अढ़ाई दिन का झोपड़ा, है ना। कुछ ऐसी मान्यता है दोस्तों, कुछ ऐसी मान्यता है कि अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो है वो भूतों ने निर्माण किया था इसका, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जो अढ़ाई दिन का झोपड़ा है वो क्या है? एक मस्जिद है। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका जो है निर्माण करवाया है। किसमें से करवाया है? जो विग्रहराज चतुर्थ थे उन्होंने एक संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी, उसको तुड़वा करके कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया? अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो मस्जिद है उसका निर्माण करवाया। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसके बारे में, विग्रहराज चतुर्थ के बारे में, है ना। तो पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं इन्होंने कैसे जो है अधिकार किया दिल्ली पर। तो इन्होंने तोमर राजाओं को हरा करके, है ना, तोमर, जो तोमर राजा थे दोस्तों, तोमर राजाओं को हरा करके, तोमर राजाओं को हराकर दिल्ली पर इन्होंने क्या किया दोस्तों? अधिकार कर लिया। दिल्ली पर अधिकार कर लिया, है ना। जो भी अधिकार करेगा ना किसी के शासन पर हरा कर ही करेगा। ऐसा नहीं किसी ने कि जीत गया और फिर जो है जीते हुए के पे कर लिया, यानी हराएगा पहले तभी उस पर
अधिकार करेगा। ठीक है, चलिए, वो कहते हैं ना जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जो जीता वही सिकंदर होता है, यानी वही राजा बन जाता है। ठीक है, तो इसमें अगर बात करें तो मैंने अभी बताया था आपको थोड़ी देर पहले, छोटी सी स्टोरी बताई क्या था। इसने क्या किया था, विक्रय चतुर्थ ने, इसने एक संस्कृत विद्यालय का निर्माण करवाया। संस्कृत विद्यालय का निर्माण करवाया, इसने एक संस्कृत विद्यालय का निर्माण करवाया। ठीक है, जिसको तुड़वाकर क्या किया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ये कुतुबुद्दीन है ना, समझ तो जाएंगे ना अब। कुतुबुद्दीन ऐबक, राइटिंग क्या है, थोड़ा सा सही नहीं है ना, ये ऐसे बचपन से है। मार्क्स भी इसीलिए जो है हाई स्कूल, इंटर और बीटेक में ज्यादा मतलब अच्छे नहीं है, लेकिन फिर भी सही है, इतने खराब भी नहीं है ना, ओवरऑल काफी मतलब एवरेज रहा। ठीक है, परसेंट की अगर बात करें तो दोस्तों हाई स्कूल में 79 है, हाई स्कूल में 10th में। ठीक है, बता दे रहा हूं, फिर आप कहेंगे कि पता नहीं कुछ आता है या नहीं आता है ना, कि मैंने कह दिया ना राइटिंग खराब है तो मार्क बहुत कम आए, तो आप ये मत समझना कि बिल्कुल ही कम आए हैं। ठीक है, 10th की बात करें तो 79% रहा है। ठीक है, 12th की अगर दोस्तों बात करूं तो 81% रहा है। ठीक है, 81%। और बीटेक की अगर बात की जाए दोस्तों तो इसमें परसेंटाइल होता है ना, 4 साल का मिलाकर के होता है, तो ये इसमें है दोस्तों 75.1%। ठीक है, ये मुझे बताना कोई मकसद नहीं था, लेकिन क्या है कि मैंने ये बोल दिया ना कि मार्क कम आए राइटिंग की वजह से, तो आप ये सोच लेंगे पता नहीं 55-60% आए होंगे ना, तो ऐसा नहीं है, मार्क अच्छे आए हैं। लेकिन फिर भी राइटिंग की वजह से क्या होता है कि यूपी बोर्ड में मार्क्स कटते हैं, राइटिंग के ज्यादा है, और बोर्ड की तरह मतलब मार्क्स नहीं मिलते। आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा दूसरे जो बोर्ड हैं, यूपी बोर्ड में काफी थ्योरी रहता है ना, तो थ्योरी में नंबर ज्यादा कटते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, जिसको तुड़वाकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक मस्जिद का निर्माण कराया ना, 2.5 दिन का झोंपड़ा। इसको थोड़ा सा आपको हम बंद कर लेंगे ना, 2.5 दिन का झोंपड़ा। झोंपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कराया, नामक मस्जिद का निर्माण करवाया। ठीक है, 2.5 दिन का झोंपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण इन्होंने करवाया। किसने करवाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, है ना, ये ध्यान रखेंगे। 2.5 दिन का झोंपड़ा, इसमें 2-3 क्वेश्चन बन जाएंगे। एक तो ये बन जाएगा, विक्रय चतुर्थ ने क्या किया था, संस्कृत विद्यालय का निर्माण करवाया, है ना। इसको तुड़वा करके किसने मतलब मस्जिद का निर्माण करवाया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। क्या नाम है उस मस्जिद का, 2.5 दिन का झोंपड़ा। इसमें से कम 3 क्वेश्चन बनते हैं, और क्वेश्चन आए हुए हैं और आगे भी आने के चांस रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। विक्रय चतुर्थ के बारे में हो गया, अब बात करेंगे पृथ्वीराज चौहान के बारे में। पृथ्वीराज चौहान, चौहान डायनेस्टी के महान शासक। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान, चौहान डायनेस्टी यानी चौहान साम्राज्य के, चौहान वंश के एक बहुत ही बड़े, बहुत ही प्रतापी राजा। चलिए बात करते हैं किसके बारे में, पृथ्वीराज चौहान के बारे में। पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, इनको क्या है दोस्तों, पृथ्वीराज तृतीय भी बोलते हैं इनको, है ना, पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है, तो बेसिकली इनको क्या है, ज्यादातर जो है पृथ्वीराज चौहान ही बोला जाता है ना, लेकिन इनका नाम पृथ्वीराज चौहान तृतीय था, इनसे पहले 2 और हो चुके थे पृथ्वीराज। ठीक है, चलिए बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान के बारे में। तो पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया था, जो चंदेल शासक थे, परमार्धी देव को हराया, परमार्धी देव को हराया था, जिसमें आला और उदल मारे गए थे। ठीक है, तो इन्होंने का मतलब है दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान है ना, इन्होंने जो चंदेल शासक थे, कौन थे, चंदेल शासक, इन्होंने चंदेल शासक
परमार्धी देव है ना, परमार्धी देव, इन्होंने परमार्धी देव यानी चंदेल शासक थे परमार्धी देव, इसको क्या किया था, हराया था, परमार्धी देव को हराया। ठीक है, इसमें क्या हुआ था दोस्तों, इसमें जो सेनापति थे आला उदल, जो इनके वो थे, क्या बोलते हैं, योद्धा थे इनके, जिसमें आला और उदल, ये भी काफी प्रतापी योद्धा थे, है ना, काफी बढ़िया, काफी प्रतापी योद्धा थे आला उदल, है ना। इनको हरा पाना बहुत ही मुश्किल होता था, ऐसा माना जाता है ना। चलिए, जिसमें आला और उदल मारे गए। ठीक, चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे दोस्तों अगर बात किया तो 1191 ईडी में एक युद्ध हुआ था, तराइन का प्रथम युद्ध, काफी इंपोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। कितने में हुआ था ये, 1191 में हुआ था। ठीक है, 1191 ईडी में तराइन के प्रथम युद्ध में क्या हुआ था, किसने, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया था। ठीक है, 1191 ईडी में तराइन के प्रथम युद्ध में क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया ना। मोहम्मद गौरी को हराया। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब क्या दोस्तों, इससे ठीक अगले साल यानी नेक्स्ट ईयर क्या होता है, 1192 में होता है फिर एक और युद्ध, और ये कहां होता है दोस्तों, ये भी तराइन में होता है, यानी तराइन के मैदान में होता है ना, तराइन का युद्ध बोला जाता है इसे भी। 1192 ईडी में तराइन के द्वितीय युद्ध में, तराइन के द्वितीय युद्ध में। अब इस युद्ध में क्या होता है, पहले में तो क्या होता है दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान जीत गए, ये याद रखेंगे। ठीक है, दूसरे में क्या होता है दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान हार जाता है और मोहम्मद गौरी जीत जाता है। तो 1192 ईडी में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी है ना, मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है ना, हरा देता है और इसको बंदी बना लेता है दोस्तों, है ना, और अपने साथ ले जाता है। और अगर पृथ्वीराज चौहान की आगे बात करें तो इनका एक वो था, मित्र भी कह सकते हैं और दरबारी कवि भी बोल सकते हैं ना, इनका एक मित्र भी था और इनका दरबारी कवि था। इसका क्या नाम था दोस्तों, चंद्रप्रदाई, है ना। आ जाएगा क्या, नहीं आएगा, चलिए दरबारी कवि। दरबारी कवि की अगर बात करें दोस्तों क्या था, कौन था, चंद्रप्रदाई। दरबारी कवि की बात करें तो कौन था इनका दरबारी कवि, चंद्रप्रदाई। चंद्रप्रदाई की अगर दोस्तों बात करें तो ये क्या है दोस्तों, ये प्राचीन भारत का प्रथम हिंदी कवि है। कौन है ये, चंद्रप्रदाई की बात करें तो प्राचीन भारत के प्रथम हिंदी कवि। ये कौन है दोस्तों, अगर चंद्रप्रदाई की बात करें तो प्राचीन भारत के प्रथम हिंदी कवि हैं। इन्होंने एक रचना लिखी है। ठीक है, रचना की बात कर लेते हैं। इतना हो गया ना, हो गया होगा, है ना, आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं। तो बात कर रहे हैं किसकी, चंद्रप्रदाई के बारे में बात कर रहे हैं ना। तो चंद्रप्रदाई के बारे में बात कर रहे हैं। ये क्या है, हिंदी भाषा के प्रथम कवि है। ये प्राचीन जो हिंदी भाषा थी, प्राचीन भारत का क्या है, ये प्रथम कवि था, है ना, प्रथम कवि थे प्राचीन भारत के। ठीक है,
अब बात करते हैं इनकी रचना के बारे में। रचना, इन्होंने एक रचना लिखी जिसका नाम क्या है, चंद्रबरदाई, है ना। रचना लिखी जिसका नाम है चंद्रबरदाई ने क्या लिखी थी, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो, है ना। ये क्या है दोस्तों, हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। कौन, पृथ्वीराज रासो। तो दोस्तों लिखेंगे यह, चलो यहां लिख लेते हैं ना। यह हिंदी का, ये क्या है दोस्तों, हिंदी का प्रथम क्या है, महाकाव्य है ना। हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, ठीक है। आगे दोस्तों अगर बात की जाए तो ये जैन मंदिर है, इसके बारे में थोड़ा सा स्टोरी बता दे रहा हूं मैं। किसके बारे में, पृथ्वीराज रासो के बारे में। ये क्या है, जब इसको बंदी बना करके ले जाते हैं, मतलब क्या होता है कि पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया जाता है, तो ये मोहम्मद गोरी के दरबार में जाता है ना। और पृथ्वीराज रासो यानी क्या कहता है, ये जो है चंद्रबरदाई क्या कहता है उससे, मोहम्मद गोरी से, कि इसको, किसको, पृथ्वीराज चौहान को, है ना। पृथ्वीराज चौहान को शब्द वेदी बाण चलाना आता है ना। तो इसकी परीक्षा लेने के लिए, किसकी, पृथ्वीराज चौहान की परीक्षा लेने के लिए मोहम्मद गोरी क्या करता है, वो ये देखना चाहता है कि ये शब्द वेदी बाण चलाना आता है या नहीं आता है, ठीक है। तो अगर बात की जाए दोस्तों, शब्द भेदी बाण का मतलब है कि जिधर से आवाज आएगी उधर ही जो है ये क्या कर देगा, बाण चला देगा, है ना। तो ये जैसे ही परीक्षा के लिए धनुष बाण लेकर के मतलब बोला जाता है इससे कि अब आवाज आनी चाहिए, तो मतलब आवाज पर भेदना है। तो दोस्तों चंद्रबरदाई एक दोहा है, उसमें कहता है कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ताऊते बैठा सुल्तान मत चूके चौहान। ये दोहा कहता है, यानी इसमें यह कहता है कि हे पृथ्वीराज चौहान, जो सुल्तान है वो सामने बैठा है, यानी 4 बांस 24 गज, है ना। 4 बांस आगे और 24 गज आगे क्या है, वो पृथ्वीराज जो है मोहम्मद गोरी बैठा है कि हे पृथ्वीराज, इसको तू भेद सकता है, ठीक है। तो इतने में क्या करता है वो, शब्द वेदी बाण यानी उसी हिसाब से बाण चलाता है और उसको क्या करता है, मार देता है, किसको, मोहम्मद गोरी को, है ना। ऐसा कौन कहता है, ऐसा चंद्रबरदाई ने लिखा है अपने महाकाव्य पृथ्वीराज रासो में। लेकिन बहुत सारे इतिहासकार, ज्यादातर इतिहासकार इस बात को नहीं मानते, है ना। और क्या करता है, अंत में चंद्रबरदाई भी अपने आप को वहां पर खत्म कर लेता है, अपने आप को मार लेता है, ठीक है। तो ये बोला जाता है कि एक साथ इनका जन्म हुआ था और एक साथ ही ये मरे थे। कौन, पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई, ठीक है। चलिए इसमें एक पॉइंट है वो और लिख लेते हैं, ठीक है। तो रणथंभौर में एक जैन मंदिर है, रणथंभौर में, है ना, रणथंभौर। रणथंभौर में वैसे तो चौहान डायनेस्टी की बात करें तो ये पूरी बुक लिखी जाएगी इस पर, है ना। क्या है, पूरी बुक लिखी जाएगी, लेकिन हमने यहाँ को उतना ही पढ़ा है जितना जरूरी है। तो रणथंभौर में क्या एक जैन मंदिर है, जैन मंदिर रणथंभौर में जैन मंदिर, है ना। रणथंभौर में क्या है कि जैन मंदिर है। जैन मंदिर के शिखर का जो निर्माण करवाया, किसने करवाया है, वो पृथ्वीराज रासो ने। तो रणथंभौर के जैन मंदिर, है ना, रणथंभौर के जैन मंदिर की, रणथंभौर के जैन मंदिर के शिखर का निर्माण, शिखर का जो निर्माण करवाया है, शिखर का निर्माण किसने करवाया दोस्तों, वो पृथ्वीराज चौहान ने करवाया। पृथ्वीराज चौहान ने करवाया, ठीक है। इसी के साथ दोस्तों ये क्या है, समाप्त होता है कौन सा, हमारा चौहान वंश, ठीक है। आज 2 ही वंश कराए हैं हमने, ठीक है। तो गढ़वाल वंश और चौहान वंश आप इसे लिखें, नोट्स बनाएं, अपना एक बेहतरीन सा नोट्स बनाएं जो एग्जाम के टाइम पर आपको एक शस्त्र, एक अमोघ शक्ति की तरह काम करेगा, ठीक है। तो इसी के साथ दोस्तों, इससे पहले जितनी भी क्लास देखनी है आपको, आप हमारे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें हमने लिंक दे दिया है, वहां जाकर के आप इसको देख सकते हैं। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें, हमारा साथ दें, अपना प्यार बनाए रखें हमारे चैनल पर, ठीक है। इसी तरह दोस्तों आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें।